हम लोग कहाँ पे थे? कोई बच्चा अगर बोल दे तो ठीक रहेगा। कोई बच्चा म्यूट करके मुझे अगर बोल दे तो दैट विल बी द बेस्ट। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? एनीबडी कैन टेल मी? एनीबडी कैन टेल मी? कोई बच्चा, आप लोग मुझे सुन रहे हो ना? बोलो। ओके फाइन। तो ऑटोमन एम्पायर, हाँ, एज ऑफ रेवोल्यूशन में थे। रोमांटिसिज्म डिस्कस करना था, ये है ना? रोमांटिसिज्म डिस्कस करना था ना? रोमांटिक इमेजिनेशन और रोमांटिसिज्म द सेम थिंग, वो डिस्कस करना था। तो उस बच्चे ने, शुभश्री ने बोली कि सर हम लोग व्हाट आई कैन से कि फर्स्ट पैराग्राफ में थे। आई थिंक मैंने जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करा था। लुइस फिलिप को लिबरल्स ने सिंहासन पे बिठाया, लाइक असेज करा थ्रोन पे। फ्रांस के जो बोर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड हुई थी ट्रीटी ऑफ वेना के बाद, उसको हटा दिया लिबरल्स ने और लुइस फिलिप को राजा बना दिया, एम्परर बना दिया फ्रांस का। उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करा। उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या तो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल ऑफ 1832, ये भी डिस्कस करा था आई सपोज, है ना? कोई बच्चा अनम्यूट करके बोल दे। ठीक है, तो आई मीन कोई बच्चा अनम्यूट करके बोल दे। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बोल दे कि हाँ ये चीजें डिस्कस हुई थी। करेक्ट। तो कंफर्म हो गया कि रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन, जिसको मैं रोमांटिसिज्म कहता हूं, है ना? तो रोमांटिसिज्म वाली जो टॉपिक थी वो डिस्कशन होगी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें यूरोप में, आई मीन द मिड 19th सेंचुरी की बात है, 1830s 48, तो ये मिडल ऑफ 19th सेंचुरी की बात है। एक ऐसा वाइब चला, एक ऐसा लाइन ऑफ थॉट चला, लाइक एक ऐसा आइडियोलॉजी यूरोप में देखने को मिला जिसमें जो लीडर्स थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्टिक लीडर्स थे, तो उनका ये मानना हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो लोगों के अंदर एकता नहीं बन पाएगी। तो साइंटिफिक अप्रोच को नज़रअंदाज करा गया और ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को बढ़ावा दिया गया। उनका ये मानना था, जब मैं कहता हूं उनके का मतलब होता है जो लिबरल नेशनलिस्ट ये सारे मुहिम छेड़ रहे थे, ये सारे कैंपेन उन्हीं की थी, है ना? तो लिबरल नेशनलिस्ट या लिबरल्स, खाली लिबरल्स ही कहते हैं। तो इन्होंने जो काम करा था, इनका ये मानना भी था कि ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को एम्फसाइज करा जाए, ज़्यादा एम्फेसिस दी जाए और उसके जरिए लोगों को एकजुट करा जा सकता है। नेशन बनाने में सबसे पहली बात है लोगों को एकजुट करना, है ना? तो ये ज़रूरी है। अब इस तरह की अप्रोच को रोमांटिक इमेजिनेशन कहा गया और उसी से नेशनल फीलिंग जुड़ी हुई थी, क्योंकि इंटीग्रिटी, एकता, लोगों के बीच एकता का कायम होना भी नेशनल फीलिंग को बढ़ावा देने के तरह ही है, बराबर वाली बात है ना? यही रोमांटिक इमेजिनेशन बा रोमांटिसिज्म, এই जो लाइन ऑफ थॉट, এই जो विचारधाराटाको कहिली तममानकु, এই विचारधाराटा पुंखानुपुंखित भाव में यूरोप रे जदि व्यापी जाउची ताहले एटा बुझा जाउची जे लोक मानक भितर गोटे नेशनल फीलिंग एम्बाइब हो गला। हाँ, बट से लिंक चेंज है। तुम क्लास से लिंक चेंज है, आ गोटे नुआ लिंक दब बोली कहले।
तो साइंस लिंक चेक कर कौन हो पूर्ण लिंकटा आप लोग एक चीज ध्यान दो, जब बहुत जा सर क्लास है तो एक चीज पे ध्यान दो कि ये जो नेशनल फीलिंग वाली बात थी, इसमें यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, बीच बीच में मैं 1000 काम में फंसा रहता हूँ, तो बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो दे यूज टू कम एंड आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो चीज़ें भी रिकॉर्डेड है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों को भेजने के लिए। तो खैर मैं कह रहा था कि आप लोग मुझे बिना बोले क्लास लीव नहीं करना। जब दूसरी लिंक होगी, इसके बाद आपका बायोलॉजी है। आई सपोज मेरा 9th में क्लास है, तो आई कैन नॉट टेक दिस, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस क्लास फॉर अनदर 40 मिनट्स। बायोलॉजी पीरियड सुचित्रा मैडम एब्सेंट है, तो मैं ले सकता था, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे 9th में एक क्लास है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास अगर टाइम एंड हो गया तो बिना बोले यहाँ से मत निकलना प्लीज। कम से कम मैसेज एक कर देना कि सर वी आर लिविंग द क्लास फॉर द नेक्स्ट लिंक, है ना। बताऊंगा बाद में ऐसा क्यों जरूरी है। नहीं हुआ तो अनम्यूट करके बोल देना कि सर आई एम लिविंग फॉर द नेक्स्ट लिंक, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ, है ना, ये क्लास लेफ्ट कर रही हूँ। इतना बोल के म्यूट कर दो, चले जाओ, लीव कर जाओ, है ना, ये चक्कर है। खैर मैं कह रहा था, जो मैंने आई एम टॉकिंग इन आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन ओडिया, जो नेशनल लीडर्स मैंने बा लिबरल नेशनलिस्ट मैंने यही प्रकार मुवमेंट बा आंदोलन सब करुले, से आंदोलन रे यही कथाटा भी थिला। कौन बुझे मैडम मैंने एने क्लास अच्छी हाँ तो बोलो। सो कौन है ना यही फीलिंग्स ह्यूमन फीलिंग्स बा इमोशंस गुड़ा को एम्फासाइज देले कौन हम ना लोक मान भितर एकता कायम हम। एकता कायम हेले ही चाहिए नेशन बनी पार, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही पॉइंट ऑफ व्यू रू रोमांटिक इमेजिनेशन टा गोटे बहुत माने मुख्य चिंताधारा है जोटार योगदान बहुत थिला, जोटार कंट्रीब्यूशन बहुत थिला नेशन बिल्डिंग रे, है ना। सो दिस आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। सो उड़िया में भी मैंने एक्सप्लेन करा। आई होप यू ऑल मस्ट बी ओके विद दिस कंसेप्ट रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन को। आई हैव यूज्ड वन इंग्लिश फ्रेज, अ वर्ड दैट इज रोमांटिसिज्म, है ना। देखो बेटा, रोमांटिसिज्म इंग्लिश में देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स। वन इज द love affair between the activities, love activities between a boy and a girl, matured boy and girl, a man and a woman. But romanticism also relates to this sort of things which I have just explained you right now. अच्छा, इस अभी जो बात मैंने कहा रोमांटिसिज्म का, ये भी मीनिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। इसके दो मीनिंग है, दो दायरे में ये वर्ड यूज होता है रोमांटिसिज्म, ठीक है। खैर, अब ये जो बात थी कि ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस को लेके लोगों के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके क्या क्या एक्टिविटीज करे। जो लिबरल्स थे उन्होंने किस प्रकार के एक्टिविटीज करे। तो सबसे पहली बात, दो तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक था आर्ट, पेंटिंग, दूसरा था लैंग्वेज, वो भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। एक की स्ट्रोक बता रहा हूँ, वन शॉट दे रहा हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन भी नहीं है, वन शॉट ही है, उसके बाद डिटेल में जाऊंगा। एक तो है आर्ट फॉर्म्स थे, तरह तरह के पेंटिंग थे। दूसरा था वर्नाक्यूलर लैंग्वेज था। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज, है ना। तो लोकल एक एक भाषा के बहुत सारे डायलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। उड़िया भाषा में आपको पता है, कटक के लोग कटकी भाषा बोलते हैं, बरहमपुर के लोग बरहमपुरी स्टाइल की भाषा बोलते हैं, बट सब उड़िया बोलते हैं। भद्रक के लोग वो उनके स्टाइल होती है, पुरी के लोग उनके अलग स्टाइल होती है, बट सब लोग उड़िया ही बोलते हैं ना। सो दोज आर, एक ऑफिशियल उड़िया होता है जो आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पढ़ते हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी उड़िया में प्रिंट होते हैं, तो वो देखना, उनकी लैंग्वेज भी बड़ी मतलब कड़क लैंग्वेज है और एकदम साहित्यिक और ऑर्नामेंटल उड़िया है। और जो आप 9th और 10th में उड़िया पढ़ते हो, है ना, वो जो लेख हैं, चाहे पोएम हो,
चाहे प्रोज हो और चाहे ड्रामा हो, एकांकी ना बोलते हैं उड़िया में। तो ये सारी चीज़ों की जो भाषा होती है बड़ी ही ऑर्नामेंटल भाषा होती है, बहुत ही साहित्यिक भाषा होती है। सो दैट इज ऑफिशियल उड़िया। बट ऑफिशियल उड़िया कम बोला जाता है, लोकल उड़िया ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, आई मीन दिस इज हाउ वी प्रोसीड, लाइक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है ना। इसकी ये इसकी भी कंट्रीब्यूशन रही। वर्नाक्यूलर का मीनिंग समझाने के लिए इतनी सारी बातें मैंने कहा, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। तीसरा एलिमेंट जो था वो कल्चर था, संस्कृति। कल्चर में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, लाइक डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, रिलीजियस बिलीफ, लैंग्वेज है ना, म्यूजिक फॉर्म्स और आर्ट एंड पेंटिंग, एवरीथिंग, ड्रेस कोड, फूड हैबिट्स है ना, लाइन ऑफ थॉट्स, how do they spend their leisure time, everything. There are many things come in the category of culture. Okay, fine. तो सबसे now let us understand, जो पहला पेंटिंग जब आपने पेज पलटा तो you will have a beautiful painting है ना, by Eugene Delacroix है ना, 1824 का वो पेंटिंग था जिसमें दिखाया गया है कि ग्रीस के लोगों पे ऑटोमन एम्पायर, टर्की के लोग कैसे अटैक करते हैं और कैसे बेघर होके बीवी बच्चे मतलब कैसे पड़े हुए हैं, मतलब बुढ़े बुढ़ी किस तरह के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उसका एक जीता जागता नमूना इस पेंटिंग में देखने को मिलता है। तो दिस इज़ हाउ, क्योंकि ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी लेने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। यूरोप के डिफरेंट नेशंस तब तक बन चुके थे, तो यूरोप के नेशंस ने ग्रीस को मदद कर रहे थे। ये हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा था। और फाइनली ग्रीस विन करता है और ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी ले लेता है ना। तो कुछ कुर्बानियाँ हुई इस पेंटिंग में, कुछ कुर्बानियों के बारे में मतलब जिक्र करा गया, यू कैन सी दैट है ना। सो द सेकेंड एस्पेक्ट इज, अब थोड़ा नीचे आओ, कि एक फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर का जिक्र हो रहा है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। तो उनका एक लिखना था कि दस वोक, इटैलिक्स में लिखा है ना, तो कॉमन पीपल, दस वोक, साधारण इंसान है ना, साधारण जनता, आवाम जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर फोक सॉन्ग्स की रिवाइवल हुई, फोक पोएट्री की रिवाइवल हुई, फोक डांसेस की रिवाइवल हुई। इसके जरिए भी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करी गई। म्यूजिक फॉर्म्स एंड डांस फॉर्म्स कल्चर में ही आते हैं ये सब चीज़ है ना। उसके बाद ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, मतलब वॉक्सजेस्ट, एक ये सारे जर्मन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, वॉक्सजेस्ट है ना। आप आज की डेट में वॉक्सवैगन कार है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कार में, वॉक्सवैगन पीपल्स कार है ना, ये वो हिटलर ने वो स्टार्ट करा था। ठीक है, सो आई थिंक हिटलर वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई दिस फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है ना। सो क्वेश्चन आता भी है, सो यू कैन रिमेंबर दिस, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डज वॉक एंड वॉक्स टेस्ट है ना, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, याद रखा करो। उसके बाद आ जाता है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। ठीक है, सो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में क्या है कि आप देख लो, आप लोग, आई एम सो सॉरी, ये फ़ोन आते हैं और फ़ोन काटने के बाद भी आप लोग लाइन में रहना। सर वो सर ऑनलाइन क्लास रे अच्छी सर 45टा पिला अच्छा क्लास रे कौन करेंगे आउ 20 मिनट लगे सर, आप आसतु कौन कहे कहे आगे 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 आगे। तो आई एम सो सॉरी, इसमें फ़ोन आता रहता है, तो इस मैं फ़ोन से ही करता हूँ, लैपटॉप से नहीं करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता हूँ आपके लिए वीडियो। ठीक है ना।
तो माई पॉइंट इज़ दैट ये जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज की बात थी उसमें पोलैंड की बात चली है, लाइक विच मैं थोड़ा सा डिस्क्रिटली पढ़ता हूँ। इट इज़ इन पेज नंबर 15 के स्टार्टिंग है। आप ज़रा अपने किताब में देख लिया करो कि पूरे यूरोप में इलिटरेसी बहुत थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इलिटरेसी बहुत थी। आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग इट, वो वीडियो में भी रह जाएगा। पोलैंड में क्या था कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया ये मेन पावर्स ने, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये जो 3 मेजर पावर थे यूरोप के, इन्होंने पोलैंड को डिवाइड कर दिया। तो पोलैंड में क्या हुआ कि इनकी कल्चर, इनके ट्रेडिशंस को ज़बरदस्ती पोलैंड के लोगों पे मतलब इम्पोज कर दी गई, और पोलैंड के लोगों ने इसके खिलाफ स्ट्रगल करा, है ना, थ्रू म्यूज़िक फॉर्म्स। जैसे यहाँ पे लिखा है कैरोल क्रेपिंस्की, है ना, एक अच्छा सेलिब्रिटी था, तो जिसने अपने नेशनल स्ट्रगल, एक नेशनल लीडर था जिसने ओपेराज और म्यूज़िक के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करा। फोक डांसेस लाइक पोलोनाइज एंड मजूका, है ना, इंटरनेशनलिस्ट सिंबल में ये चीज़ें भी शामिल हो गई, है ना। ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं, फोक डांसेस हैं, जैसे जिसका नाम है पोलोनाइज और मजूका, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग इंटीग्रेटेड इन द नेशनल स्ट्रगल। नेशनल स्ट्रगल में इन चीज़ों को भी कैरोल क्रेपिंस्की ने स्थान दिया और लोगों के दिल जीतने की कोशिश करा, और उसी दिल जीतने के साथ लोगों के अंदर एक एकता पैदा करने की कोशिश करी, और उस एकता के जरिए ये लोग, पोलैंड के लोग, रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे, और प्रूशिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे, और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे। एक एकता बनाने की उसकी कोशिश ये थी, है ना। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज टू प्लेट। मैंने ऑलरेडी कहा था कि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। अब इसमें भी पोलैंड की ही कहानी है। रशिया पोलैंड का जिस हिस्से को कब्जे में रखा था उसमें सभी के ऊपर दबाव दिया गया कि दे हैव टू यूज़ रशियन लैंग्वेज, इवन प्रेयर भी रशियन लैंग्वेज में करने के लिए मजबूर करा गया। तो चर्च के जो लोग थे, लाइक फादर, बिशप, पास्टर, नॉन्स, है ना, इन लोगों ने डिसाइड करा, प्रीस्ट, इन लोगों ने डिसाइड करा, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम रशियन लैंग्वेज में प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, कैरोल नहीं गाएंगे, हम अपनी पॉलिश लैंग्वेज में ही गाएंगे। तो जब उन्होंने ऐसी बगावत, ऐसी हल्ला बोल कर दी, ऐसे खिलाफ आवाज़ उठा दी, तो रशिया ने क्या करा, उन सारे लोगों को जेल में डाल दिया, साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया का मतलब होता है कि वहाँ से अब जिंदा बच के कोई नहीं आता था, एग्जाइल करा दी। इतना ठंड है कि -110 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे, बंदा मरी जाता है, जी के वापस नहीं आता है ना। सो दिस इज हाउ मतलब द होल थिंग हैड एंडेड। आप लाइन पे रहो प्लीज। सो ये रिकॉर्डेड नहीं था माय डियर स्टूडेंट्स, वो शिवा सर आए थे, कुछ ज़रूरी बात थी। नाउ लेट अस मूव अहेड। क्या टाइम हो रहा है? 10:26। आपके क्लास कब एंड हो रहा है? आपके क्लास कब एंड हो रहा है? $10:35। अभी क्लास एंड होगा। सो ये हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, आप थोड़ा 5 मिनट रहो। लिंक आ गया क्या? नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया क्या? कोई बोले मुझे अनम्यूट करके। इतना टाइम मत लगाओ, अरे कोई अनम्यूट करके बोल दे, लिंक आ गया क्या नेक्स्ट क्लास का? लिंक आ गया क्या नेक्स्ट क्लास का? हेलो, कोई भी बंदा अनम्यूट करके बोल दे, लिंक आ गया क्या नेक्स्ट क्लास का? नहीं आया ना? हाँ चलो ठीक। तो मैं कह रहा था कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये जो चीज़ है इसमें क्या था, वही 1830-48 का दौर की बात है। काफ़ी सारी अपहीबल्स, काफ़ी सारी टर्मोइल, ट्रबल टाइम में यूरोप में देखने को मिला। इस दरमियान नौकरी नहीं मिली, जॉब सीकर्स वर टू मच, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। पॉपुलेशन जो थी, अर्बन पॉपुलेशन अचानक
एक्सप्लोड करने लगा, ग्रो करने लगा, ह्यूज इंक्रीज होने लगा, क्योंकि गांव से लोग उठ के आ गए थे कि जॉब मिल जाएगा शहरों में, है ना, स्लम में रहने लगे थे। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो उनको स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आ चुके थे और सस्ते भी थे। क्योंकि आपको यहाँ पे बता दूँ, इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखी थी, साइंटिफिक इन्वेंशन हो रखा था, 100 साल पहले की बात है। आई थिंक 19th सेंचुरी की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज बन चुके थे, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। पूरे यूरोप के रेस्ट ऑफ द पार्ट में आने के लिए 100 साल के करीब लग गए, ठीक है ना। खैर, तो इंग्लैंड तो मशीन ड्रिवन, मशीन से बनी हुई मशीन मेड गुड्स बेचता था दुनिया भर में, और सस्ते दाम पे बेचता था। तो उसके अगेंस्ट, उसके सामने जो कंपटीशन थी ऐसे प्रोड्यूसर्स का थी जो हाथों से बनाते थे, मैनुअली बनाते थे, और वो महंगे थे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, है ना। तो इसलिए उन छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई थी, इंग्लैंड ने कर दिया था। सो यूरोप द अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। मैं पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूँ, डिस्क्रिप्टली जो लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वैसे लाइन पढ़ लेता हूँ और सारी बातें समझा देता हूँ इनफैक्ट। तो दिस इज लाइक अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। आप सवाल करोगे कि सर फ्रेंच रेवोल्यूशन, यार फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है, नेपोलियन ने हड़प लिया, फ्यूडल ड्यूज खत्म कर दिया, कभी जैकोबिन का गवर्नमेंट आया वो भी फ्यूडल ड्यूज खत्म कर दिया, नेशनल असेंबली ने भी प्रोक्लेम कर दिया कि फ्यूडल ड्यूज खत्म है, परंतु पूरे यूरोप में एक साथ ये चेंजेस नहीं आए जी। फ्रांस में अलग बात है कि एक एक दौर में एक एक चीज घटनाएं घटी, और आपका ये सोचना भी जायज है, परंतु हम लोग जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, ये खाली फ्रांस की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्रू आउट यूरोप कंटिनेंट की कहानी पढ़ रहे हैं। तो यूरोप के पूरे कंटिनेंट में ये जो फ्यूडल ड्यूज का खत्म होना, यानी कि फ्यूडलिज्म का खत्म होना अचानक एक टाइम पे नहीं हुआ, एक डेट में नहीं हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे करके कुछ सालों लग गए फ्यूडलिज्म को यूरोप से खत्म होने के लिए, है ना। इसीलिए किताब ने लिखा हुआ है कि पीजेंट्स स्ट्रगल करते रहे, फ्यूडल ड्यूज को हटाने के लिए, ऑब्लिगेशंस को हटाने के लिए मरते रहे, और जो अरिस्टोक्रेट धनी लोग थे, मोनार्क थे, वो एंजॉय करते रहे पावर, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस की कीमत बढ़ गई, बैड हार्वेस्ट हुआ, सप्लाई कम हो गया तो रेट बढ़ गया। उसके बाद 1848 वाज वन सच ईयर, लिखा फूड शॉर्टेजेस हो गए, है ना। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने पहले भी कह रखा था, और आपको याद दिला दूं, लिबरल्स ने जो फ्रांस में बोर्बन डायनास्टी को हटा के, जब जिस डायनास्टी से लुइस 16 बिलोंग करता था, उसको हटा के, ये तो नेपोलियन के बाद वाली बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर की बात नहीं है ये। तो नेपोलियन के बाद, नेपोलियन हार गया, ट्रीटी ऑफ वियना हो गए, उसके बाद लिबरल्स काफ़ी आगे बढ़े। उसके बाद 1830 और 48 के बीच उन्होंने फ्रांस के बोर्बन डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया, किन्होंने? लिबरल्स ने। और फ्रांस में एक लुइस फिलिप करके एक नॉर्मल डायनेस्टी, राज परिवार से एक प्रिंस को राजा बना दिया, और वही लुइस फिलिप आज भागे जा रहा है फ्रांस से, है ना। सिचुएशन पूरे यूरोप में खराब थी तो फ्रांस में भी खराब होगी। लुइस फिलिप देखा कि उसके बस की बात नहीं है, हाँ। वो रिएक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, भागने के लिए मजबूर हो गया लुइस फिलिप, ठीक है। अब ये पीजेंट सरप्राइजिंग 1848 का जरा आप देख लो, है ना। ये पिक्चर में ही बताया हुआ है, पीजेंट सरप्राइजिंग। तो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। अब जब राजा नहीं रहा तो ऑब्वियसली इट विल बी अ रिपब्लिक। सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, यहाँ पे भी विमेन को नहीं मिला। एंड गारंटेड द राइट टू वर्क,
नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। कुछ चीज़ें लिबरल्स ने ऐसे एक नेशनल असेंबली बनाया और कुछ ऐसी चीज़ बनाया, गारंटी दिया मतलब फ्रांस के लोगों को, है ना। उसके बाद एक सिलेसिया वीवर का अपीबल एक होता है ना, द रेबेलियन लेड बाय सिलेसिया वीवर। सिलेसिया एक जगह का नाम था यूरोप में, वहाँ पे कुछ बुनकार थे, तो सिलेसिया वीवर्स कहानी है। उसमें जर्नलिस्ट ने विल्हेम वुल्फ करके एक जर्नलिस्ट है जिसने एक एक्सेप्ट हिस्ट्री किताब में छपी है, एंड वी कम टू नो अबाउट द इवेंट, वो बगावत कैसी थी उसी के बारे में ये जो जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने लिखा हुआ है। 18,000 इनहैबिटेंट्स थे उस गांव में, सिलेसिया में। द मिस्ट्री ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, मतलब द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, बहुत बदतर हाल में थे। द डेस्परेटली नीड जॉब्स, है ना। दिस हैज़ बीन द एडवांटेज बाय द कंट्रैक्टर्स, और इसी का फ़ायदा कंट्रैक्टर्स ने उठाया और प्राइस बहुत कम करके उनको कुछ एडवांस दिए ताकि वो अपना काम चालू कर सके। कितनी बदतर हाल थी, और यही हाल फिरंगियों ने हमारे देश में भी करा था, हमारे देश के वीवर्स के साथ करा था। बंगाल में जो वीवर्स थे उनके हाथ काट दिए गए। सो आई विल डिस्कस व्हेन वी विल बी इन चैप्टर 2। तो ये अपने ही कंटिनेंट में इन्होंने ऐसे करा, ये लोग कितने भयानक थे सोच लो। ऑन 4 जून at 2 PM ये जो वीवर्स का एक लार्ज क्राउड सामने आ गया और कंट्रैक्टर के सामने डिमांड करा कि भाई हमारी रेट बढ़ाओ, मजदूरी रेट बढ़ाओ। सो दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, उनको गाली दी गई, उनकी जिल्लत करी गई। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम, अब इसको जो वीवर्स थे वो सह नहीं पाए और उस कंट्रैक्टर के घर में घुस गए, तोड़फोड़ मचा दिए, सब कुछ निस्ते नाबूद कर दिए, और वो कंट्रैक्टर भाग गया एक पास के गांव में। पास के गांव में वहाँ पे भी पनाह लेने की सोची। पास के गांव वालों ने कहा हम तुम्हें पनाह नहीं देंगे, तुम एक नंबर के बदमाश हो, तुम गरीब किसानों को परेशान करते हो, तुम्हें हम पनाह नहीं देंगे। किसी भी तरह वो अपनी जान बचा के राजा से कंटैक्ट करता है और ट्रुप रिक्विजिशन कर लेता है। ट्रुप आई मीन आर्मी, सोल्जर्स रिक्विजिशन कर लेता है, आर्मी बुक कर लेता है, और इन 24 घंटे के अंदर वो वापस इस गांव में आता है, और जो बुनकार, जो वीवर्स उसके सामने हल्ला बोल कर रहे थे, उनमें से 11 को मार देता है, मतलब शूट एट साइट वाली जो सिस्टम है, एनकाउंटर कर लेता है, मार देता है ऑन द स्पॉट। 11 वीवर्स मर जाते हैं। सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज सिलेसिया वीवर्स अपहीवल। याद रखो, सिलेसिया वीवर्स मैंने एनसाइक्ल भी करा हुआ है रेड में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, अब ये क्या है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सोर्स भी बचा हुआ है, मैंने सोर्स पढ़ाया नहीं है। ग्रीम ब्रदर्स का सोर्स मैंने आई थिंक पिछले क्लास में पढ़ाया था, कोई बोले अनम्यूट करके। ग्रीम ब्रदर्स 2 भाई थे, जैकब ग्रीम और विलियम ग्रीम। कोई अनम्यूट करके बोले प्लीज। कोई अनम्यूट करके बोले, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे क्लास में देख लूंगा, इन दोनों से सोर्स को पढ़ा दूंगा। सो विद दिस वी एंड द क्लास हियर, थैंक यू। मैं क्लास एंड करता हूं। मोस्ट वेलकम।